हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की फैंटेसी एनालिसिस और प्रेडिक्शन। दोस्तों, कल खेला जाने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला, जो कि खेला जाएगा बारसपारा स्टेडियम गुवाहाटी में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इस गुवाहाटी के स्टेडियम के स्टैट्स क्या हैं। दोस्तों, इस स्टेडियम में कुल मिला के टेक्निकली देखा जाए तो 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पहली बैटिंग करने वाली टीम ने एक मुकाबला जीता है, सेकंड बैटिंग करने वाली ने भी एक मुकाबला जीता है। और हालांकि मुकाबले तीन है बट खेले दो इसलिए गए क्योंकि जो एक मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच होना था वो रद्द हो गया था बिना टॉस किए हुए। दोस्तों, अगर मैं बात कर लूं पहली इनिंग के एवरेज स्कोर की तो 149 रन यहाँ पे बनते ही बनते हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट का डेटा है। और सेकंड इनिंग के अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 138 रन यहाँ पे बनते ही बनते हैं। अब हम अगर बात कर लेते हैं हाईएस्ट टोटल की इस स्टेडियम पे, तो जो सर्वाधिक स्कोर इस स्टेडियम पे बना है वो बना है 237 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जो कि बनाया था भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए। और वहीं अगर न्यूनतम स्कोर की बात करें तो वो भी बनाया था भारत ने 118 रन 10 विकेट के नुकसान पे, जो कि बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और वो मुकाबला भारत हारा था। अब जरा हम बात कर लेते हैं पिच की, क्या पिच यहाँ की रहने वाली है। दोस्तों, बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी की पिच एक बेहतरीन क्रिकेटिंग विकेट है। यहाँ पे बैट्समैनों को भी मदद मिलती है, बॉलर्स को भी मदद मिलती है। और यहाँ पे बट ये है कि बल्लेबाजी के लिए ज्यादा अनुकूल पिच है। यहाँ पे रन काफी बनते हैं और जो बॉल होता है ना वो हरकत करता है। यहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत नहीं पर काफी कुछ होता है। अगर सही जगह पे बॉल डालें, सही लेंथ देखें, सही लेंथ एडजस्टमेंट करें, थोड़ा सा वेरिएशन लाएं, तो उनको काफी ज्यादा यहाँ पे विकेटें भी मिलती हुई नजर आती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इस, अगर पिच की बात कर रहे हैं तो जो इंटरनेशनल मैचेस हुए थे वो काफी ज्यादा पहले हुए थे, वो भी आपको अगली स्लाइड में पता चलेगा। बट आईपीएल के यहाँ पे 2 से 3 मैच खेले गए हैं, जो कि खेला गया था आपका राजस्थान और पंजाब के बीच ही एक मैच खेला गया जिससे 190 प्लस स्कोर बना था। दिल्ली कैपिटल्स ने एक मुकाबला खेला था, उसमें भी 190 प्लस स्कोर बना था। तो पिच बैटिंग के लिए बेहतरीन है, यहाँ पे काफी रन बनते हैं। और मुझे लगता है जिस हिसाब का अटैक भारत का है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप है ना, दोनों टीमों को ये पिच भाने वाली है। और पिछले जो 2 मुकाबले हुए हैं ना उनसे उलट कल का मैच देखेगा काफी हाई स्कोरिंग होना तय है। वो बात अलग है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है अगर सामने वाली टीम में कोई बॉलर कोई बेहतरीन स्पेल डाल के उसको बिल्कुल ही धराशायी कर दे, वो एक अलग चीज होती है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है, वाला सीन हो जाएगा। अदरवाइज कल हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ रिसेंट मैचेस की, जो इंटरनेशनल मैचेस जहाँ पे रिसेंटली हुए थे। तो जो पहला मैच यहाँ पे खेला गया था T20 फॉर्मेट का इंटरनेशनल, वो खेला गया था 10 अक्टूबर 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 118 रन बनाए थे और पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। वही ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को बड़ी ही आसानी के साथ चेस कर लिया था। 2 विकेट खो के 122 रन उनने बनाए थे और ये मैच आसानी से जीत लिया था। इस पूरे मुकाबले में 12 विकेटें गिरी थी, जिनमें 9 विकेटें फास्ट बॉलर्स को मिली थी और 3 विकेटें यहाँ पे स्पिनर्स को मिली थी। वहीं दूसरा मुकाबला जो 5 जनवरी 2020 को खेला जा रहा था वो तो रद्द हो गया था, बट मैंने मेंशन कर दिया आपकी नॉलेज के लिए। और जो रीसेंट मुकाबला है बिल्कुल मतलब इन सारे मुकाबले स्टेडियम में जो रीसेंट T20 इंटरनेशनल खेला गया था वो खेला गया था 2 अक्टूबर 2022, यानी कि लगभग 1 साल 1 महीने के अराउंड, कई 1 डेढ़ महीने हो गया इस मुकाबले को भी हुए हुए, जिसको हम रीसेंट बोल रहे हैं। तो वो खेला गया था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जिसमें भारत ने 237 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, और दक्षिण अफ्रीका ने भी चेजिंग में 2-3 विकेटें ही खोई थी और 221 रन बना पाए थे, और वो ये मुकाबला हार गए थे 18 रनों से, 17 रनों से। और टोटल विकेटें जो यहाँ पे गिरी थी वो गिरी थी 6, जिसमें 2 विकेटें फास्ट बॉलर्स को मिली थी, 3 विकेटें यहाँ पे स्पिनर्स को मिली थी और एक शायद रनआउट हुआ था। तो अब आप देख लीजिए कि फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेटें मिलती हैं, स्पिनर्स को भी विकेटें मिली है, बट वही है देखिए 6 विकेटों में बहुत छोटा सैंपल साइज है, उसमें 3 विकेटें स्पिनर्स को मिल गई, वो एंड में मारते हुए एक आध विकेट गिर जाती है। तो ये सीन है कुल मिला के। जिस हिसाब से स्टैट बता रहे हो, रिसेंटली हमने आईपीएल के मैचेस भी देखे, आईपीएल का भी स्टैट्स हमने देखा, वो यहाँ लगाया नहीं क्योंकि फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग रन बनते हैं और हाई स्कोरिंग रन चेज भी होते हैं। तो जो टीम मोस्टली बैटिंग करने पहले आएगी वो यही जहन में लेके आएगी कि हमको एटलीस्ट 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे लगाना है, वो उसी माइंडसेट के साथ खेलेगी। इसलिए जो टीम टॉस जीतती है यहाँ पे प्रीफर करती है चेस करना, क्योंकि अच्छा बैटिंग विकेट है, ड्यू का यहाँ काफी फैक्टर रहता है, तो चेस करना थोड़ा आसान हो जाता है और कोई भी टारगेट यहाँ पे बन सकता है और कोई भी टारगेट इस पिच पे चेज हो सकता है, जिस हिसाब की पिच अब तक रही है, जिस हिसाब बिहेव किया है इस पिच ने। अब चलिए हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं
कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, तो मुझे नहीं लगता इंडियन टीम में कोई भी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो गए। इंडिया तो अनचेंज ही जाएगी, क्योंकि सॉरी माफ कीजिएगा, क्योंकि दो मुकाबले इंडिया जीत चुकी है और तीसरा मुकाबला अगर इंडिया जीत जाती है तो श्रृंखला को अपने नाम कर लेगी। तो मुझे लगता है इंडिया अनचेंज जाएगी और आज का मुकाबला जीत के श्रृंखला जीतने की कोशिश करेगी, उसके बाद पहले वो चेंज करें, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे को ट्राई करें, बट अभी वो अनचेंज ही जाने वाले। तो सबसे पहले हमको खेलते हुए ओपनिंग में नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी। तीसरे नंबर पे हमको ईशान किशन नजर आएंगे। चौथे पे हमको सूर्य कुमार यादव द कैप्टन खेलते हुए नजर आएंगे। 5 नंबर पे आपको खेलते हुए दिखेंगे तिलक वर्मा। 6 नंबर पे आएंगे रिंकू सिंह। उसके बाद आएंगे फिर अक्षर पटेल। उसके बाद फिर हमारी टेल शुरू हो जाती है, रवि बिश्नोई आएंगे, उनके बाद अर्शदीप सिंह, फिर मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आएंगे। अब हम बात कर ले दोस्तों, ये तो थी प्लेइंग 11 टीम इंडिया की। इन प्लेयर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस हम आगे करेंगे, फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या खेलने वाली है। तो दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरे हिसाब से कि एक चेंज मुझे नजर आ रहा है इस टीम में कि शायद शायद जेसन बेहरेनडॉर्फ खेलें। अब वो चेंज किसकी जगह हो सकता है, देखिए वो कहना थोड़ा सा ट्रिकी है कि वो तनवीर सांगा को रिप्लेस करेंगे जेसन बेहरेनडॉर्फ से, या फिर शॉन एबर्ट को रिप्लेस करेंगे। बट वो शॉन एबर्ट को रिप्लेस करते हैं ना तो उनकी बैटिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि शॉन एबर्ट एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते और बैटिंग करना जानते हैं वो। तो हो सकता है शॉन एबर्ट के साथ वो जाएं, तनवीर सांगा को ड्रॉप करें, या हो सकता है वो एडम जैम्पा को ड्रॉप करके जेसन बेहरेनडॉर्फ को खिलाएं, या ये भी हो सकता है कि जेसन बेहरेनडॉर्फ ना खेले, क्योंकि जेसन बेहरेनडॉर्फ के साथ ना इस स्टेडियम में कैच है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस स्टेडियम से जेसन बेहरेनडॉर्फ का थोड़ा सा कुछ एक कैच जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद वो खेलें, क्योंकि कहा जाता है कि जो वेन्यू कुछ प्लेयर्स को रास आते हैं तो उस वेन्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी लोगों का सिलेक्शन टीम में हो जाता है, तो शायद जेसन बेहरेनडॉर्फ खेलें। अगर खेलते हैं तो वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं कल के मैच के लिए। तो बाकी ये रही टीम, मैथ्यू शॉट और स्टीवन स्मिथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। बट अगर ऑस्ट्रेलिया वाकई में सीरीज बचाना चाहती है तो मुझे लग रहा है कि कल के मुकाबले में मैथ्यू शॉट या स्टीवन स्मिथ में से कोई एक खिलाड़ी शायद ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। शायद उनकी जगह ट्रेविस हेड खेलें। अगर ट्रेविस हेड नहीं खेलेंगे तो मे भी हो सकता है कि मैथ्यू वेड टॉप ऑफ द ऑर्डर जाके बैटिंग करें, क्योंकि नीचे तो वो जाया ही हो रहे हैं, बहुत नीचे खेलने उतर रहे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए थे, 3 या 4 छक्के लगाए थे, फॉर्म दिखाई दी, तो शायद या तो वो ओपन करते हुए भी नजर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ना अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है। बट जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से अपने प्लेइंग 11 बनाई है, और मैं एक दो चेंज तो करता रहता हूँ। तो जेसन बेहरेनडॉर्फ ही चेंज है, अगर जेसन बेहरेनडॉर्फ नहीं खेल रहा तो तनवीर सांगा आ जाएंगे डायरेक्टली, या फिर शॉन एबर्ट ना खेलें, बस यही एक छोटा मोटा चेंज होना है और कोई चेंज होना नहीं है इस टीम में। तो मैथ्यू शॉट और स्टीवन स्मिथ आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नंबर पे आएंगे जॉश इंग्लिश। 4 नंबर पे मैथ्यू वेड। 5 नंबर पे मार्कस स्टोइनिस। उसके बाद फिर टिम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल, नाथन एलिस, एडम जैम्पा, जेसन बेहरेनडॉर्फ और शॉन एबर्ट। हो सकता है कि मैथ्यू वेड की जगह मैक्सवेल खेल जाएं और मैक्सवेल की जगह मैथ्यू वेड खेल जाएं। तो मैंने बोला ना मैथ्यू वेड का जो फ्लोटर ऑस्ट्रेलिया चाहेगी यूज करना, क्योंकि स्टीवन स्मिथ तो मैथ्यू शॉट उतना अच्छा स्टार्ट दे नहीं पा रहे हैं, चाहे दोनों मैच आप देख ले, और मैथ्यू शॉट तो बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे, तो मे बी या तो मैथ्यू शॉट ड्रॉप हो सकते हैं, तो उनकी जगह ट्रेविस हेड की वापसी होगी, या स्टीवन स्मिथ को ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह मैथ्यू वेड ऊपर आ सकते हैं। तो कल टॉस के टाइम पता चलेगा, तो टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा कल का। अब जरा हम देख ले हेड टू हेड दोनों टीम में क्या स्कोर है। जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो सीन ये था कि 10 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, 15 मैच इंडिया ने जीते थे, कुल 25 मुकाबले जो थे वो खेले गए थे। अब 27 मुकाबले हो चुके हैं और 2 मैच इंडिया ने जीत लिए हैं, तो यानी 17 मुकाबले इंडिया जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया 10 का 10 पे ही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो यानी हेड टू हेड अगर हम देखें इसमें इंडिया आगे चल रहा है, इंडिया की जीत चल रही है इस पूरे उसमें। अब रिसेंटली अब टीम का परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो जब दोनों टीमें आई थी तो इंडिया अपने सारे मुकाबले जीत के बैठा था और ऑस्ट्रेलिया एक मुकाबला हार के बैठा था। तो वहीं क्या बोलते हैं कि इस टाइम स्थिति ये है कि ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मुकाबले हार चुका है और भारत अपने सभी मुकाबले जीत के यहाँ पे आया हुआ है इस वेन्यू पे। तो ये तो था पूरा सूरत हाल। अब जरा हम प्लेयर का डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेयर्स की क्या फॉर्म चल रही है, क्या प्लेयर आपके लिए टीम में फायदेमंद है, कौन सा प्लेयर ट्रिकी है, कौन सा प्लेयर बेनिफिट देगा, किस प्लेयर को आप छोड़ के जा सकते हैं, किस प्लेयर को छोड़ना रिस्की होगा। तो अब जरा हम एक एक करके प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम टीम इंडिया से शुरुआत करेंगे और शुरू करेंगे हम इंडियन टीम्स के ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़ से। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ जो इस टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप उनकी रीसेंट फॉर्म देखेंगे ना तो रीसेंट फॉर्म आप उनको देख लिए, लास्ट मैच में वो 58 स्कोर करके आए हैं और बहुत ही संभल कर बहुत ही क्लिनिकली अंदाज में उन्होंने 58 स्कोर किए थे।
एकदम एक एंड पकड़ के रखा था और धीरे धीरे करके फिर अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ाया था। हालांकि पिछले मैच में एक चीज नजर आई कि जो ऋतुराज गायकवाड़ है ना, वो स्पिनर पे थोड़ा सा फंस रहे थे। स्पिन के सामने शायद उनका स्ट्राइक रेट 105 या 115 के आसपास था। बहुत स्लो खेल रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलिंग ये बहुत अच्छी खेल रहे थे। और जो गुवाहाटी का विकेट ने को सूट करने वाला है, कर सकता है, करने वाला है, क्योंकि फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, बॉल अच्छे से मजे से बल्ले पे आती है, तो शायद ये भी तेज खेलेंगे इस मुकाबले में। लास्ट इससे पहले वाली T20 में अनफॉर्चुनेट रनआउट था जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, जायसवाल की गलती थी, इस वजह से वो 0 पे आउट हुए। उससे पहले 12 रन बनाए हैं, फिर 102 रन इन्हें एक सेंचुरी लगाई है, फिर 46 रन इनने बनाए हैं। अगर मैं हेड टू हेड बात करूं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो नई टीम है, युवा टीम है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हेड टू हेड सिर्फ इन्हें 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वो भी इसी सीरीज में खेले हैं, जिसमें एक में स्कोर भी नहीं किया था उन्होंने, और पिछले मुकाबले में तो क्लिनिकली 58 रन बनाए। वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पे इन्होंने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला है। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की, इनके पार्टनर। रिसेंट फॉर्म उनका कमाल का है जायसवाल का भाई, कि जायसवाल ने ताबड़तोड़ रन बनाए हैं। 53 रन पिछले मुकाबले में बनाए थे, फिर 21 रन बनाए हैं उन्होंने इससे पहले वाले मुकाबले में, 8 रन बनाए थे उससे पहले, फिर 46 रन स्कोर किया है और 16 रन स्कोर किया है। मतलब आप ऐसे डाटा देखेंगे तो लगेगा बहुत छोटे छोटे स्कोर है, बट आप ये नजर डालिए कि इसका स्ट्राइक रेट कितना ज्यादा है। जो 21 रन है 8 बॉलों पे आए थे, या 8 रन है वो भी 2-3 बॉलों पे आए थे, 46 रन बने थे ये भी शायद 17-18 बॉलों पे आए थे। तो ये आते हैं और तेज खेलते हैं, ये नहीं सोचते कि मुझे लंबा खेलना है, ये सोचते हैं कि जितना खेलना है कम गेंदों में 200 या 250 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करूं, और सामने वाली जो बॉलिंग है ना उनके प्लान्स को फारिग करूं, उनकी लाइन बिगाड़ू और अपनी टीम को ना एक ब्लेजिंग स्टार्ट दूं। और हेड टू हेड देख लें ऑस्ट्रेलिया के साथ तो परफॉर्मेंस ठीक रहा है। 2 ही मुकाबले खेले हैं जो कि इसी श्रृंखला में है, आप सभी ने देखे भी होंगे। 53 रन बनाए हैं एक में, लास्ट मुकाबले में हाफ सेंचुरी, और उससे पहले में ताबड़तोड़ 21 रन बनाए थे। वेन्यू पे क्या बात कर लो तो इस वेन्यू पे इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, तो इसलिए वेन्यू का इनका कोई डाटा है नहीं। हाँ, आईपीएल में इन्होंने वेन्यू पे खेला था, बाकी इस मुकाबले में एज इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने इस वेन्यू पे कोई भी मैच नहीं खेला है। अब बात कर लेते हैं अपने 3 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले सूर्य दादा द कैप्टन। रिसेंट फॉर्म गदर रहा है सूर्य का T20 में। लास्ट मुकाबले में नीचे आए थे, तब भी उसमें 19 रन बनाए हैं और उसमें 2 छक्के शामिल हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि 2 छक्के। उसके बाद उससे पहले मुकाबले में 80 रन बनाए थे, जो कि एक विनिंग नॉक थी। वर्ल्ड कप से हार के आ रहे थे वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, फाइनल मुकाबले में बिल्कुल फ्लॉप गए थे, ट्रोल हो रहे थे, बट उनने दिखा दिया कि भाई T20 का असली बॉस कौन है, भाई रे भाई, सूर्या भाई। तो वो सीन है इनका। उससे पहले मुकाबले जो इन्होंने T20 नेशनल खेला था उसमें उन्होंने 69 रन बनाए थे, एक मुकाबले में डक पे भी आउट हुए हैं, और उससे पहले 46 रन बनाए थे। तो 5 इनिंग देख के लग रहा है कि इतने अच्छे टच में है T20 के। हेड टू हेड ऑस्ट्रेलिया के साथ देख ले तो इनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। मतलब ऑस्ट्रेलिया इनकी फेवरेट है, जैसे एक टाइम में वीवीएस लक्ष्मण की फेवरेट होती थी ना टीम ऑस्ट्रेलिया, सेम हाल सूर्या का है। आप देख लीजिए 19 रन लास्ट मैच में बनाए हैं, तो भी तेज तर्रार बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के भी शामिल हैं। 80 रन उससे पहले वाले मुकाबले में बनाए थे। उससे पहले जो मुकाबला खेला था उसमें 69 रन जड़ चुके हैं। हाँ, एक मुकाबले में 0 पे आउट हो गए थे, अनफॉर्चुनेट थे वो भी, और 46 रन बनाए हैं उससे पहले वाले मुकाबले में। तो 5 मैचों में कमाल। और अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में भी कमाल प्रदर्शन था। एक इनिंग इन्होंने खेली जिसमें उन्होंने 61 रन जड़े हैं, वो भी ताबड़तोड़। अब बात कर लेते हैं अपने ईशान किशन की, तो इनका फॉर्म रिसेंटली तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। बैक टू बैक हाफ सेंचुरी है 2 मुकाबले में, दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। एक में 52 रन है, एक में 58 रन है। 47 रन बना चुके हैं वो इससे पहले जब खेले थे। एक में इनका भी डक है, सेम सूर्य वाला हाल है, 3 इनिंग में रन और 1 डक, और फिर उससे पहले 31 रन बनाए हैं। हेड टू हेड में बात करूं तो 2 ही मुकाबले खेले हैं जो कि श्रृंखला में है। एक में 52 रन बनाए हैं और एक में 58 रन बनाए हैं। तो अगर हम बात कर ले पिक की, हाँ मैं ये भी बात कर लूँ जरा पिक की, तो मैंने पिक पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो इस वेन्यू पे ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल आप दोनों को लेकर चलिएगा। देखिए सिनेरियो में बताऊंगा अभी। सिनेरियो ये होता है कि या तो आप पहले अंदाजा लगाइए कि अच्छा फ्लैट बैटिंग विकेट है, तो आप ये मान के चलिए कि जो इनका इंडिया के टॉप 3 हैं, टॉप 3 में से कोई 2 चलने वाले हैं, तो किसको पिक करेंगे? और टॉप 3 में से कोई एक चलेगा तो किसको पिक करेंगे? तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही चलेंगे। इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो दोनों ही चलेंगे, बट इंडिया अगर चेस करने उतरेगा तो आप गायकवाड़ को ड्रॉप कर सकते हैं, जायसवाल को एक एज दीजिएगा। दूसरा क्या है ना कि ईशान किशन को भी लीजिएगा टीम में, को बिल्कुल मत छोड़िएगा बस। हाँ, अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस में मानते हैं तो बैक टू बैक 2 मैचेस में रन किए, शायद इसमें फ्लॉप हो जाए, बट ऐसा है नहीं क्योंकि पिच अच्छा है बैटिंग के लिए, तो ये रन बनाएंगे। बाकी इनको कोई परेशान कर सकता ना तो वो कर सकते हैं जेसन बेहरेंडॉफ। ईशान किशन को कोई परेशान कर सकता है तो जेसन बेहरेंडॉफ कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी बात हमारे ईशान किशन और सूर्या भाई की। अब आ जाते हैं तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस देख लेते हैं पहले। देखिए तिलक वर्मा का करियर फ्रेश है, नया है,
ज़्यादा इनको बारी मिलती नहीं है क्योंककि ये नीचे खेलते हैं। तो 7 रन, 12 रन, 11 रन और 1 विकेट भी इनके हाथ में, 6 रन और 1 विकेट इनके हाथ में, 121 रन बना चुके हैं। तो ये है अब तिलक वर्मा। और हेड टू हेड अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 7 रन बनाए हैं इन्होंने और 12 रन बनाए हैं। वो 7 रन और जो 12 रन है ना इनके, ये मतलब कि क्रूशियल टाइम पे आए थे, क्योंकि जब 12 रन बनाए थे तो वो चेस कर रही थी टीम, तेज खेलना बनता था। और 7 रन बनाए थे तो उसमें भी उनको 2 ही गेंदे बेचारा खेलने को मिले, जिसमें उन्होंने एक छक्का भी जड़ दिया था। अब वेन्यू की मैं बात कर लूँ तो इस वेन्यू पे इतने ज़्यादा रन बनाए नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर रिसेंट फॉर्म की, आपके रिंकू सिंह की। तो भाई रिंकू भाई तो क्या क्लिनिकल बैटिंग कर रहा है, तो उनका मैं क्या ही बोलूँ कि रिंकू सिंह का तो जलवा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रिंकू आते हैं और मतलब आप मानेंगे कल टीम इंडिया जो मैच जीता है, तो टीम इंडिया मैच जीता है किसकी वजह से? रिंकू सिंह ने जो आखिरी में ताबड़तोड़ 31 रन बनाए हैं ना, रिंकू सिंह की वजह से टीम इंडिया मैच जीता है। क्योंकि वो वेन्यू जो था ना, वो अच्छा वेन्यू था और ऑस्ट्रेलिया भी 190 प्लस चला गया था मैच। अगर सोचे रिंकू सिंह के 31 रन ना आते और कहीं इंडिया भी 208 209 रन पे अटका होता, तो सोचिए क्या हाल होता इंडिया का। बात समझ रहे हैं आप? मैच फंस जाता। तो रिंकू सिंह की वन ऑफ कहीं ना कहीं काम आई। अब अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात कर लें, रीसेंट स्कोर्स की बात कर लें, तो रिंकू सिंह ने 31 रन बनाए थे पिछले मैच में, फिर 22 रन बनाए थे, फिर 77 रन बनाए हैं। सोचिए हाफ सेंचुरीज भी है इनके पास है इनके छोटे से करियर में। फिर एक में 3 रन और एक में 15 रन, और ये 3 रन और 15 रन जो आप देख रहे हैं ना, तो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, कब लास्ट की बॉल्स होती है, इस वजह से वो स्कोर है इनका। बाकी फॉर्म में बेहतरीन चल रहे हैं। हेड टू हेड की बात कर लें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो भाई 31 रन और 22 रन इनके नाम है, और वो भी ताबड़तोड़ है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लगिश आए हो, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन है, आप लोगों ने पिछले 2 मैच में देखा ही होगा। ये तो बात हो गई तिलक वर्मा रिंकू सिंह। अब जरा हम बॉलर्स पे आ जाते हैं। तो बॉलिंग यूनिट में सबसे पहले हमारे बापू अक्षर पटेल। इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। 1 विकेट मिला था लास्ट मैच में, उन्होंने मैक्सवेल को चटकाया था। उससे पहले 0-0 कोई विकेट नहीं मिली। उससे पहले 52 रन बल्ले से आए थे, बट विकेट का खाता फिर भी खाली था। फिर एक नॉक 42 रन की थी, बट फिर विकेट में एक ही विकेट लिया था इनने। तो विकेटें नहीं ले रहे हैं। बाकी हेड टू हेड की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया इनकी फेवरेट है। पिछले मुकाबले में 1 विकेटें आई थी, उससे पहले वाले में तो वापसी कर रहे थे शायद, लगे चले विकेटें नहीं आई थी। बट उससे पहले देखिए 3 विकेट लिया 5 इनिंग में, फिर 2 विकेटें लिए, फिर 3 विकेटें लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ना इनकी भी फेवरेट है, जैसे सूर्य कुमार यादव की फेवरेट है, वैसे इनकी भी फेवरेट है, विकेट चटकाते हैं। और वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पर उन्होंने 1 मुकाबला खेला, 1 विकेट भी हासिल करी है। तो मतलब इस वेन्यू को अच्छी जानते हैं, और यहाँ पे कौन सी लेंथ रखनी है, कौन सी लाइन रखनी है, इनको आइडिया है। अब रवि बिश्नोई की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है। लास्ट मुकाबला इन्हीं की बदौलत ही आप कहेंगे जीतेंगे, कि बड़े बड़े विकेट इन्होंने गिरा दिए थे अपनी बॉलिंग से। 3 विकेटें ली थी पिछले मुकाबले में, उससे पहले मुकाबले में 1 विकेट चटकाई थी, फिर 2 विकेटें हैं इनके नाम, फिर 1 विकेट है, फिर 2 विकेट है। और रिसेंटली कंसिस्टेंट है विकेट के मामले में, लेते हुए चले आ रहे हैं विकेटें ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैच में खाता इनका खाली गया हो। हेड टू हेड की बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो 2 ही मुकाबले खेले। 1 मुकाबले में 3 विकेटें चटकाई थी, वो लास्ट वाला था। और अगले उससे पहले वाले मुकाबले में भी 1 विकेट इन्होंने हासिल करी थी। वेन्यू की बात कर ली जाए तो इस वेन्यू पर अब तक इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है, तो इसलिए वेन्यू का कोई डाटा इनका है नहीं। अब चलिए अगला नंबर आता है हमारे अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार का। तो अर्शदीप की बात कर लें तो फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है रिसेंटली, क्योंकि विकेटें इनको नहीं मिली हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली थी, उससे पहले कोई विकेट नहीं, फिर एक मुकाबले में 4 विकेटें झटकी थी इनने, फिर विकेट नहीं, फिर विकेट नहीं। और हेड टू हेड की बात कर लें तो 1 इनिंग है, उसमें 2 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं। वेन्यू की बात कर ले तो इस वेन्यू पे भी भाई इन्होंने मैच खेला है, और उसमें 1 विकेट ये ले चुके हैं। अब हम वहीं पे अगर बात कर लेते हैं मुकेश कुमार की, तो भाई ये बॉलर गजब के हैं, बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, बेहतरीन अंदाज से इनका परफॉर्मेंस रहता है। बट बात वही रहती है ना इनकी अनफॉर्चुनेटली, कि भाई ये विकेट लेस जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि बंदा विकेट लेस जाता कैसे है, क्योंकि यार इतनी अच्छी बॉलिंग ये कराते हैं। डेथ में यॉर्कर पे यॉर्कर मारते हैं, रन रोक के रखते हैं, रन नहीं खाते हैं, रन कंसीड नहीं करते, बट विकेटें नहीं मिल रही हैं इनको। अब भगवान जाने विकेटें क्यों नहीं मिल रही हैं, पर जिस 16वें ओवर में, 18वें ओवर में, 20वां ओवर ये डालते हैं, 14वां ओवर ये डालते हैं, रन भी रोकते हैं, बट विकेटें इनको हासिल नहीं हो रही। और हो सकता है कि जो दबाव ये बनाते हैं ना, उसकी वजह से विकेटें कोई और ले जाता है सामने वाला बॉलर। तो वही है कि मेहनत ये करते हैं और फल कोई और तोड़ के ले जाता है। बट जो भी है भाई, इंडिया को जिताते रहो। बाकी ये है कि हेड टू हेड 1 विकेट इन्होंने ली है, बाकी 2 इनिंग खेले और एक में 1 विकेट लिए, ये विकेट लेस गए हैं। वेन्यू पे इन्होंने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला है, तो इसलिए उसका कोई स्टैट है नहीं अभी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम इंडिया के बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा। ये भाई कमाल का बॉलर है, एक कोलकाता नाइट राइडर की फाइंड है ये। रिसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा है, 3 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में,
फिर 1 विकेट लिया था इससे पहले वाले मुकाबले में, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड मुकाबले की अगर बात की जाए तो 3 विकेट लिए थे और 1 विकेट पहले T20 में लिए थे। मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने भी 2 ही बार खेले हैं जिनमें ये विकेटलेस नहीं गए, इन्होंने विकेट लिए हैं। और लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, तेज बॉलिंग डाली थी, अच्छे लेंथ हिट किए थे, तो 3 विकेटें भी हासिल की और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया था उससे पहले वाले मैच में, जिसमें इनकी पिटाई काफी लगी थी। विकेट इनके 2 होते, अगर रवि बिश्नोई वो कैच ना छोड़ते तो 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। ये तो था भाई टीम इंडिया का पूरा परफॉर्मेंस प्लेयर्स का, कि क्या उनके रिसेंट स्कोर रहे हैं, क्या स्टैट रहे, कितने विकेट लिए हैं, क्या किस अंदाज में खेल रहे हैं। अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं टीम ऑस्ट्रेलिया की भी, उसके बाद हम आपको स्टैट बताएंगे और फाइनल टीम की ओर जाएंगे, तब पूरा डिटेल और एनालिसिस करेंगे प्लेयर टू प्लेयर। अब बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, अगर कोई चेंज नहीं होता है तो डार्सी शॉट और स्टीवन स्मिथ। सॉरी, थोड़ी तबीयत नासाज है आज। तो रिसेंट फॉर्म की बात कर ले तो भाई मैथ्यू शॉट का फॉर्म बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा स्कोर आया है, बाकी 19 रन, 13 रन, 1 विकेट हासिल करी थी लास्ट मैच में। 81 रन बनाए थे उससे पहले वाले मैच में, 2 विकेटें हासिल करी थी। फिर कोई रन नहीं बनाया और 26 रन बनाए हैं और 1 विकेट भी हासिल करी है। तो मतलब इनका ये रहता है कि बैटिंग से रन बनाते हैं बट विकेटें भी ये ले जाते हैं, इसलिए ना इनकी टीम में जगह बन जाती है। और हेड टू हेड बात करें अगर इंडिया के साथ, तो उन्होंने 2 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक में 19 रन बनाए थे, वो पिछला वाला मुकाबला था, रवि बिश्नोई का शिकार हुए थे। फिर उससे पहले जो पहला T20 मुकाबला था उसमें भी इन्होंने 13 रन बनाए हैं और 1 विकेट हासिल करी है, और उस मुकाबले में भी ये रवि बिश्नोई का ही शिकार हुए हैं। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पर भी तक इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं स्टीव स्मिथ की। तो इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है, मतलब पिछले मुकाबले में 19 रन बनाए थे, फिर हाफ सेंचुरी आई थी पहले T20 में, फिर उससे पहले वाले मुकाबले में 4 रन बनाए थे, उससे पहले 30 रन, फिर 63 रन का योगदान दिया था। हेड टू हेड बात कर ले तो भाई इंडियन को रास आती है, मिली जुली परफॉर्मेंस है इंडिया के सामने। एक में 19 रन है, वही पिछला मुकाबला था इसमें 19 रन बनाए थे, 52 रन बनाए थे फर्स्ट T20 में, हाफ सेंचुरी बनाई थी, बट स्ट्राइक रेट कम था, 42 गेंद ले ली थी उन्होंने। वो कहीं ना कहीं जो उनकी पारी थी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बैकफायर कर गई थी। उससे पहले 9 रन आए, फिर 8 रन आए, फिर 35 रन आए। और बात कर ले वेन्यू की, तो भाई वेन्यू कुछ मतलब खेला ही नहीं है, तो उसके बारे में कोई स्टैट इनका है नहीं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 3 और 4 नंबर पर, जो कि है जॉश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल। तो जो जॉश इंग्लिश है भाई, इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है। पिछले मैच में 2 रन बनाए, वो तो आउट क्या हुए, जो तिलक वर्मा ने उनको आउट कर दिया। बेहतरीन कैच लिया था तिलक वर्मा ने, मतलब वो विकेट बॉलर की नहीं थी, वो विकेट फील्डर की थी, कमाल कैच लिया था, इसलिए फ्लॉप हो गए। उससे पहले T20 में शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी, 110 रन बनाए थे इनने। उससे पहले 28 रन बनाए, उससे पहले एक मुकाबले में खाता भी नहीं खुला, एक मुकाबले में 3 रन और एक मुकाबले में 38 रन। अगर आप पिछली 6 पारियों की बात करें तो 2 पारी में, 3 पारियों में इनने रन बनाए, 3 पारी में ये फ्लॉप रहे हैं। हेड टू हेड इंडिया के सामने उन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक में 2 रन की पारी आई है, एक में 110 रन बनाए हैं, सेंचुरी मारी है, एक में 24 रन बनाए हैं और एक में 17 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे इन्होंने कोई भी मतलब रन नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैच ही नहीं खेला है। अब बात कर लेते हैं हम ग्लेन मैक्सवेल की। तो रिसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक रहा है, मतलब बहुत खतरनाक भी नहीं रहा है, बट ठीक ठाक रहा है। पिछले मैच में 12 रन बनाए थे, फिर एक मैच में रन तो 2 बनाए थे पर एक विकेट लेके चले गए थे। उससे पहले वाले मुकाबले में 11 रन इनके बल्ले से आए थे। उससे पहले उन्होंने 20 रन बनाए थे और 1 विकेट हासिल करी थी। और उसके बाद एक मुकाबला खेला था, उससे पहले उसमें 41 रन के साथ भी 1 विकेट हासिल करी थी। तो रिसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा है, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो ये भी बेहतरीन रहने वाले हैं। और हेड टू हेड बात करें तो इंडिया इनको रास नहीं आई है, कुछ खास बैटिंग्स हैं। एक में 12 रन बनाए हैं, एक में 6 रन बनाए हैं, एक में 0 बनाया, 1 रन बनाया, एक मुकाबले में कल इनकी हाफ सेंचुरी आई है। और आगे विकेटें तो आई ही नहीं है T20 में इनके नाम पे। इंडिया के साथ इनका पलड़ा चलता नहीं है बल्ला। वेन्यू की बात कर ले तो इस वेन्यू पे इन्होंने भी कोई मैच नहीं खेला है। अब बात कर लेते हैं हम उनके लोअर मिडिल ऑर्डर की, जो कि है मार्कस स्टोनिस और कप्तान मैथ्यू वेड की। तो मैथ्यू वेड का रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्योंकि देखिए इनने रन नहीं बनाए हैं तो विकेटें ली हैं, रन भी बनाए हैं और विकेटें भी ली। लास्ट मैच में अच्छे टच में लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टिम डेविड और ये ले जाएंगे, बट इंडिया टीम की बॉलिंग ने ना इनको रेस्ट्रिक्ट किया और वो मैच आसानी से जीत लिया। पिछले मुकाबले में उन्होंने 45 रन बनाए थे और 1 विकेट हासिल करी थी। उसके पहले वाले मुकाबले में उन्होंने 7 रन का योगदान दिया था और 1 विकेट हासिल करी थी। फिर 6 रन बनाए हैं एक मुकाबले में, फिर एक मुकाबले में 35 रन बनाकर 1 विकेट हासिल करी है। तो मतलब इनकी अच्छी बात है कि फील्डिंग में भी हॉट स्पॉट पर रहते हैं, इनके पास कैचेस भी आते हैं, बॉलिंग में भी 2 से 3 ओवर डालते ही डालते हैं, वेरिएशंस करते हैं, और विकेट इनको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि बैट्समैन मारना ही आता है, मार 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 और आउट हो जाता है एक गलत शॉट की वजह से। तो इसलिए अच्छे फॉर्म में ये की प्लेयर हो सकते हैं फैंटेसी टीम में कल के मुकाबले के लिए। हेड टू हेड की हम बात कर ले तो 45 रन, 1 विकेट भारत के खिलाफ बनाया है, 7 रन बनाया है, 16 रन बनाया है, 7 रन और 1 रन।
मतलब बहुत बुम्बास्टिक परफॉर्मेंस नहीं, हेड टू हेड में नहीं रहा है, बट लास्ट मुकाबले में देखें तो पिछले 2 मैच में इनकी परफॉर्मेंसेस आ रही है, चाहे बॉलिंग से हो, एक में बॉलिंग से आई, एक में बैटिंग से, एक में बैटिंग बॉलिंग दोनों से आई, तो ये ठीक टच में लग रहे हैं। वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पे कुछ खास नहीं, इनका एक विकेट इस वेन्यू पे है बस। अब क्योंकि जो जब मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का इस वेन्यू पे, एक विकेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैच हुआ था उसमें 2 विकेटें ही खोई थी ऑस्ट्रेलिया ने, तो उनकी बल्लेबाजी नहीं आ पाई थी, बट बॉलिंग में इन्होंने एक विकेट लिया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बॉलिंग कराई थी। मैथ्यू वेड की बात करें तो भाई रिसेंट फॉर्म इनका ना काफी अच्छा रहा है, बस ये है कि ये अपने आप को यूटिलाइज खुद नहीं कर रहे हैं। भाई कैप्टन है, क्या सीन है, जब कैप्टन है ऊपर खेल सकते हैं, ऊपर खेलते हैं तो रन बनाते हैं, नीचे इनको ज्यादा बारी नहीं आ रही है इनकी। रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, 42 रन बनाए थे परसों का ही मैच था, कल ही के मैच में बनाया, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल के मैच में बनाया 42 रन, 21 रन बनाए और पहले T20 में फिर 15 रन, फिर एक सेंचुरी आई है 105 रन की, फिर एक हाफ सेंचुरी आई है, तो एक कमाल का इनका रिसेंट फॉर्म चल रहा है। हेड टू हेड बात करें तो इंडिया इनको रास आती है, एक मैच में 42 रन बनाए हैं, एक में मात्र 1 रन पे आउट हो गए थे, एक में 43 रन बनाए, 45 रन बनाए, 80 रन बनाए, तो मतलब इंडिया इनको ना रास आता है बैटिंग के मुकाबले में। वेन्यू की बात कर ले तो वेन्यू में अभी तक इन्होंने कोई मैच खेला नहीं है, इस वेन्यू पे तो ऐसा कोई स्टैट हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं टिम डेविड की और शॉन एबर्ट की। तो टिम डेविड का रिसेंट फॉर्म कमाल का रहा है, 37 रन बनाए हैं, 19 रन बनाए, एक मुकाबले में 1 रन देके 1 रन बनाया है, प्लस एक विकेट भी हासिल किया है, एक में 35 रन बनाए और एक में 8 रन बनाए। इनके स्कोर इतने छोटे इसलिए ना कि बहुत लोअर ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं, मतलब ये जैसे MS धोनी थे ना एक टाइम T20 में, वैसे ही इनका रोल रहता है अपनी टीम के लिए, एज फिनिशर खेलते हैं, 12 गेंद 13 गेंद 14 गेंद इनको मिलती हैं, उसमें ठाक 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 30 40 35 रन बनाते हैं, 200 250 300 400 के स्ट्राइक रेट से, और अपनी टीम को ना एक अच्छा फिनिश देते हैं। तो वो सीनियर इंडियन को काफी रास आती है क्योंकि एक में 37 रन का योगदान है, एक मुकाबले में 19 रन बनाए हैं, एक मुकाबले में 54 रन बनाए, हाफ सेंचुरी लगाई है, फिर एक में 2 रन बनाए और एक में 18 रन बनाए। वेन्यू पे भी तक इन्होंने कोई मुकाबला नहीं खेला, इसलिए वहां का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शॉन एबर्ट की बात कर लें तो भाई इनका परफॉर्मेंस कुछ खास गया नहीं है, खासकर 2 T20 में तो बिल्कुल खास नहीं गया है। पिछले मुकाबले में एक ही विकेट हाथ नहीं लगी थी, फिर एक मुकाबले में 1 विकेट हाथ लगी है, एक मुकाबले में 2 विकेट हाथ लगी है, फिर 1 विकेट, और एक हेड टू हेड की हम बात कर लें तो कोई विकेट नहीं है, 1 विकेट लिया, एक फिर उसके मैच में कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट, फिर कोई विकेट नहीं, मतलब ये उसमें अल्टरनेट में चलने की, इसमें विकेट नहीं, यानी कि इस पिछले में विकेट नहीं, अगर इस पैटर्न पे हम चलें तो कल के मुकाबले में विकेटें लाके देने वाले हमको हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नाथन एलिस और जेसन बेहरेंडॉर्फ की। तो नाथन एलिस का फॉर्म ठीक ठाक गया है, पिछले मुकाबले में 3 विकेट हासिल करी थी, उससे पहले वाले 2 मुकाबले जो खेले उसमें उनको ये विकेटलेस गए थे, फिर 1 विकेट और 1 विकेट इनके नाम पे। क्या यार, हेड टू हेड मुकाबले की बात कर ले तो 3 मुकाबले इंडिया के साथ खेलने, पिछले एक मुकाबले में 3 विकेट, उससे पहले वाले मुकाबले में ये विकेटलेस गए थे, फिर उससे पहले मुकाबले में 3 विकेटें, मतलब ये इंडिया के खिलाफ ये विकेटें मारते हैं, तो ऐसा नहीं, और ये अच्छे बॉलर है T20 के, इसलिए मैं ना इनको रखता ही रखता अपनी टीम में हूँ। अब बात कर लेते हैं जेसन बेहरेंडॉर्फ की, जो कल के मैच में हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, पहले इनका रिसेंट फॉर्म देख ले तो कुछ खास नहीं है, 1 विकेट लिया है, फिर 2 विकेट लिया है, फिर ये विकेटलेस गए, फिर इन्होंने विकेट लिया है, 1 विकेट लिया है। वही अगर हम हेड टू हेड की बात कर लें तो 1 विकेट हासिल करी है हेड टू हेड में इंडिया के सामने, सिर्फ 1 विकेट अभी रिसेंट में, वरना ये 0 मुकाबले हैं। और वेन्यू की बात कर लेना तो 2019 का मुकाबला जो इंडिया हारी थी ना ऑस्ट्रेलिया से, गुवाहाटी में ही, वहां इन्होंने 4 विकेट झटके थे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जेसन बेरेंडॉर्फ का इस वेन्यू से कनेक्शन है, मे भी हो सकता है कल जेसन बेरेंडॉर्फ आपको प्लेइंग 11 में दिखे, क्योंकि इनका जो ये 4 विकेटों का फिगर है ना, वो होता है, किसी बंदे को अपने वेन्यू से प्यार होता है तो वेन्यू पे अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजम जैम्पा, इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, पिछले मुकाबले में विकेटलेस गए थे, उससे पहले मुकाबला खेला था उसमें 1 विकेट हासिल किया था, फिर कोई विकेट नहीं है, फिर एक मैच में 2 विकेट और एक मैच में 1 विकेट है, पिछली इनिंग्स में देखे 5 में। हेड टू हेड देख ले तो 2 मुकाबलों में विकेटलेस गए हैं, एक मुकाबले में इन्होंने 3 विकेट लिए थे, और एक उससे पहले वाले मुकाबले में एक भी विकेट नहीं लिया, फिर 1 विकेट लिया, कुल 4 विकेट इंडिया के खिलाफ इन्होंने लिए हैं। और वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एक इनिंग थी वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच हुआ था जिसमें इंडिया 118 रन पे ऑल आउट हो गया था, उसमें इनके नाम 2 विकेट थे, जेसन बेरेंडॉर्फ के नाम 4 विकेट थे। तो ये दोनों जो बॉलर्स हैं ना, ये की प्लेयर साबित हो सकते हैं। ये तो होती है भाई दोनों टीम्स के प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस, वेन्यू पे उनका परफॉर्मेंस, और उनका हेड टू हेड यानी आमने सामने क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो सब मैंने आपको डिटेल बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टैट्स की प्लेयर्स के बारे में कि क्या स्टैट है जो कि आपको टीम चुनने में ना काफी मदद करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने 14 T20 इनिंग्स खेली हैं और उसमें 335 रन बनाए, तो यानी अच्छे रन स्कोर किए हैं इन्होंने। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने की 898 रन बनाए हैं और 24 विकेटें ली हैं,
56 T20 मैचेस है, मतलब ये बल्ले के साथ भी उपयोगी होते हैं और ये विकेटें भी लाके आपको देते हैं, तो काफी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट ये आपको दे सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे भाई रे भाई सूर्या भाई अपने स्काई, 42 T20 इनिंग्स है जिसमें 1940 रन इन्होंने बनाए हैं। ये T20 के नंबर 1 बैट्समैन है और ऑस्ट्रेलिया इनको काफी ज्यादा रास आती है, तो इनको मतलब कि ड्रॉप करने की गलती ना करें, खासकर कल के मुकाबले में। फिर हम बात कर लेते हैं रवि बिश्नोई की, तो 18 इनिंग्स में इन्होंने 29 विकेटें हासिल करी हैं, तो ये भी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। कल पिछले मुकाबले में 3 विकेटें मार के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी थी। टिम डेविड लोअर द ऑर्डर खेलते हैं, 27 T20 मुकाबले में इनके भी 861 रन है, और 861 रन पे मत जाइए, आप ये सोचिए कि किस जगह पे खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, इनको ज्यादा से ज्यादा 12-14 गेंदें ही मिलती हैं, उसके बावजूद अपनी 27 T20 इनिंग्स में उन्होंने 861 रन मार दिए हैं। अब जरा हम एक बार नजर मार लेते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की सजेशंस पे कि किनको आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए कल का बैटिंग विकेट है, पाटा विकेट है जहां तक आ रहा है, बाकी एक्चुअल सीन क्या है वो तो टॉस के टाइम पे पता चलेगा, बट जो इतिहास बताता है और जो रिसेंट में आईपीएल मैचेस जो है वो सब मिला जुला के देखा जाए तो ये पाटा विकेट है, बैटिंग विकेट है, बहुत रन बनते हैं इस विकेट पे। तो यशस्वी जायसवाल कैप्टन की पिक है नो डाउट। उसके बाद ईशान किशन कैप्टन की, प्योर कैप्टन की पिक है, जो कि जिस फॉर्म में चल रहे हैं और जो क्लीन हिटिंग ये कर रहे हैं। और खास बात ये है कि इस स्टेडियम की ना सामने की बाउंड्रीज लंबी है और साइड की बाउंड्रीज छोटी हैं, तो ये जो जायसवाल और आपके ईशान किशन है ना, ये सामने की बजाय राइट और लेफ्ट ज्यादा प्रीफर करते हैं, ऑन साइड ऑफ साइड लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे मारना ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो उनको आसानी होगी वहां पे। वही मैंने जेसन बैरेंडॉर्फ को पिक किया, वही उनका वेन्यू से जो अफेयर है उसके लिए, कि उस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल करी थी और बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया था, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्या, मतलब अच्छी टीम थी वो इंडिया की जो हारी थी ऑस्ट्रेलिया से उस टाइम पे। तो जेसन बैरेंडॉर्फ को बस मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत, हाँ पहले मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, वो भी एक फैक्टर है, बट मैं एक रिस्क ले रहा हूँ कि शायद ये कल के मुकाबले में हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं, इसलिए मैंने जेसन बेहरेंडॉर्फ को कैप्टेंसी के दावेदारी में रखा है, सिर्फ इस वेन्यू के लिए रखा है, शायद मैं अगले वेन्यू के लिए इनको ना रखूं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन में, चॉइस में मैंने रखा है मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश और सूर्य कुमार यादव। मैंने पिछले मैच में प्रिडिक्ट किया था कि जॉश इंग्लिश नहीं चलेंगे, सूर्य कुमार यादव के भी चलने के चांस कम है, देखिए दोनों नहीं चले। मैंने कहा था मार्कस स्टोइनिस हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं, और वो हुए, उन्होंने रन भी बनाए और एक विकेट भी हासिल करी है, और फील्डिंग में भी अच्छी खासी कैचेस लिए और फील्डिंग भी अच्छी करी है इन्होंने। तो जॉश इंग्लिश कल चलेंगे क्योंकि पिच पे उछाल है, बाउंस से अच्छा है, और ये स्ट्रेट बैट से खेलते हैं ना, तो ये काफी रन बना सकते हैं। पिछले मुकाबले में बना सकते थे, बट तिलक वर्मा का वो कैच था भाई ब्रिलियंट, तो वो याद रहेगा हमेशा। ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। अब मैं बता देता हूँ कि टीम मेरे हिसाब से क्या रहनी चाहिए। ग्रैंड लीग में भी ये टीम काम आएगी और हेड टू हेड में भी ये टीम आपके काम आने वाली है। देखिए मैं दो विकेट कीपर के साथ गया हूँ भाई। विकेट कीपर मान लो, विकेट कीपर आप एक ही मानो ईशान किशन है, क्योंकि जॉश इंग्लिश तो विकेट कीपिंग करते नहीं, वो फील्डिंग ही करते हैं। तो ईशान किशन को मैंने एज अ विकेट कीपर अपनी टीम में रखा हुआ है, क्योंकि ये भाई ग्रेट टच में है, बैटिंग है, और इंडियन टीम बॉलिंग अच्छी करा रही, तो एक आध कैच भी इनको मिल सकते हैं, स्टंपिंग भी कर ही लेते हैं, रन आउट कर सकते हैं। प्लस बैटिंग इनका ना फॉर्टे है, बैटिंग में बहुत रन बना रहे हैं, और जिस हिसाब का कल वेन्यू है ना, मुझे लगता है कल ये बहुत ज्यादा रन बनाने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी इंडिया टॉप ऑर्डर चल गया ना, ऋतुराज गायकवाड़ और आपके यशस्वी जायसवाल ने थोड़ी अच्छी स्टार्ट दे दी, तो भी ये चलेंगे। और बाई चांस उनमें से एक फ्लॉप होता है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ शायद कल फ्लॉप हो जाए, तो उस एवरेज में ईशान किशन बहुत रन मारने वाले हैं। अगर मैं बात कर लूँ कैप्टनसी की, तो मैंने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया है, यानी कि जॉश इंग्लिश, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव, ये 4 मेरे की बैट्समैन है प्योर, जो कि टॉप ऑर्डर मेरा मान लीजिए यही है। उसके बाद मैं बात करूं तो ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और अक्षर पटेल, ये 3 मैंने प्रॉपर ऑलराउंडर लिए हुए हैं। देखिए ग्लेन मैक्सवेल का क्या सीन इंडिया के सामने T20 में रिकॉर्ड रहा है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, रिसेंट फॉर्म देख रहा हूँ मैं, वर्ल्ड कप से जो फॉर्म लेके आ रहे हैं ना, बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है। तो लास्ट मैच में अनफॉर्चुनेट थे कि भाई अक्षर पटेल के जाल में फंस गए, पर जरूरी नहीं है हर बार झांसे में फंसे, तो ये चलते हैं ना तो ये रुकते नहीं है। और मार्कस स्टोइनिस तो अच्छी फॉर्म में चल ही रहे हैं, उन्होंने अपना दिखाई दिया कि वो एक अच्छे टच में है और इस वेन्यू पे भाई अच्छे रन बनाएंगे, तो इसलिए मैंने मार्कस स्टोइनिस को टीम में रखा हुआ है। और अक्षर पटेल का ऑस्ट्रेलिया के साथ लव अफेयर तो आपको सब पता ही है, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, क्लास बॉलर हैं, और वापसी कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल के मैच में अक्षर पटेल कुछ ना कुछ बेहतरीन करने वाले हैं। बॉलिंग में मैंने नाथन एलिस, जैसे बैरेंडॉर्फ, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई को रखा है, क्योंकि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस पिछले मैच में बहुत अच्छी आई थी और अच्छे टच में लग रहे हैं। पहले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ी बहुत मार पड़ी थी, पर विकेटें उन्होंने ली थी। अगर बिश्नोई ने उनका कैच ना छोड़ा होता तो उनके पास भी 2 विकेटें होती उस मैच में।
और रवि बिश्नोई तो भाई है ही मैन इन फॉर्म है, तो विकेट लेके जाता है बंदा, ट्रैक कैसा भी हो, क्योंकि लेग स्पिनर है, ट्रैक पे डिपेंड नहीं करता। तो लेग स्पिनर है, विकेटें मारेगा ऑस्ट्रेलिया की, आप देखिएगा। और जेसन वेरेंड्रॉफ को लेने का मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि वेन्यू से उनका अफेयर और उनकी बॉल थोड़ी हिल रही है, हरकत कर रही है, तो कल ये मुसीबत में डाल सकते हैं। और मैंने वेरेंड्रॉफ को देखते हुए ही ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किया है अपनी टीम से। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या हो सकते हैं कल के मुकाबले में। देखिए, टॉस पे मे भी जेसन वेरेंड्रॉफ ना खेले। अगर जेसन वेरेंड्रॉफ नहीं खेलते हैं तो मैं शायद एडम जैम्पा के साथ चला जाऊंगा कल के मुकाबले में, क्योंकि और नाथन एलिस के अलावा फास्ट बॉलिंग उतनी ज्यादा दम है नहीं टीम ऑस्ट्रेलिया के। वहीं पे अगर क्या बोलते हैं ट्रेविस हेड खेलते हुए नजर आएंगे ना, तो मैं मैक्सवेल को ड्रॉप कर दूंगा अपनी टीम से। तो थोड़ा टॉस पे ही फोकस करिएगा, बाकी ना टॉप 3 को लेके चलिएगा। और अगर देखिए आप ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हैं तो भाई ग्रैंड लीग में आप कम से कम 4-5 टीम तो बनाइएगा, ठीक है। तो उसमें एक टीम ऐसी लीजिएगा जिसमें इंडिया का टॉप ऑर्डर और ऑस्ट्रेलिया का ना मिडिल ऑर्डर उठाइएगा। ये मान के चलिएगा कि उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, मिडिल ऑर्डर करेगा। और अगर आप इंडिया का ये मान के चल रहे हैं कि टॉप 4 में से सिर्फ एक या दो बैट्समैन चलने वाले हैं, तो फिर आप तिलक वर्मा और रिंकू सिंह के साथ भी जा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। अब आप ये सोच लो कि आप यशस्वी भी ले लो, सूर्या भी ले लो, गायकवाड़ भी ले लो, ईशान किशन भी ले लो, फिर आप नीचे से रिंकू सिंह या तिलक वर्मा को डाल दो, तो भाई इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये टॉप 4 चल गए तो उनके पास बॉलें ही कितनी बचेंगी। बात समझ रहे हैं। हाँ, चेजिंग कर रही हो टीम इंडिया तो रिंकू सिंह को डाल लीजिएगा, क्योंकि भाई ट्रैक अच्छा है तो लंबा स्कोर बन देगा, नहीं बनता है तो वो एक अलग बात है। ट्रैक अच्छा है, स्कोर लंबा बनेगा, तो रिंकू सिंह चेजिंग में नीचे से हैंडी हो सकते हैं भाई। उस बंदे को 7 बॉलें भी मिल जाए ना, तो भी वो 20-30 रन लगा ही देता है। तो ये सीन रहने वाला है सारा। बाकी उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा करे और इंडिया कल का मुकाबला जीते और सीरीज अपने नाम करे। बाकी टॉस क्या बताता है क्या टीम रहती है यार, क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया ना अनप्रिडिक्टेड खेल रही है। अगर मैथ्यू वेड ऊपर आ गए, बात समझ रहे हैं, मैथ्यू वेड ऊपर आ गए तो क्या करेंगे आप। तो उस टाइम पे ना आप कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश को ड्रॉप करके मैथ्यू वेड को ले लें। अगर कोई ऊपर से ड्रॉप होता है ना, मान लीजिए स्टीवन स्मिथ या मैथ्यू शॉर्ट में कोई ड्रॉप हो रहा है, तो आप मैथ्यू वेड को जरूर ले लीजिएगा अपनी टीम में, क्योंकि फिर वो ना ऊपर खेलेंगे। अगर मुझे लग रहा है मैथ्यू वेड कल ऊपर आने वाला है, क्योंकि वो नीचे खेल खेल के शायद कैप्टन है, इस वजह से वो नीचे जा रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस काम नहीं आ रही है उनकी टीम के लिए। और कल मुझे लग रहा है कि स्टीवन स्मिथ या मैथ्यू शॉर्ट में से कोई एक ड्रॉप होने वाला है, और एडम जैम्पा और तनवीर सांगा में से कोई एक ड्रॉप होने वाला है। बाकी देखते हैं कल टॉस पे क्या होता है, क्या रहती है टीम। मेरी समझ से मैंने आपको एक एनालिसिस करके दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीते, हमारी टीम अच्छा करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम, बाय बाय।